हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों से आप लोगों का एनवायरनमेंट का पार्ट जो था बचा हुआ वो नहीं हो पा रहा था। हम लोगों का बहुत दिन से गैप हो गया था, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बट हमारा एक ही पोर्शन बचा है, वो भी एनर्जी। उसका हम लोग आज अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों का नया टॉपिक है आपका एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? ऑब्वियसली बोलने से ही समझ में आ रहा है कि ऊर्जा, आप सभी को पता होगा कि ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है जो हमको दिखती नहीं है, नज़र नहीं आती है, बट उसका होना बहुत मस्ट होता है। जैसे कि ऑक्सीजन हमको दिखती तो नहीं है, बट उसका होना कितना ज़रूरी है। हवा, पानी, हवा वगैरह सारी चीज़ें दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी उसका होना ज़रूरी है। वैसे ही आपका होता है एनर्जी, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग आज एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा हमारी कार्य करने की क्षमता का स्केल होता है, मतलब मापक होता है। मतलब कैसे हम इसको समझ सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऊर्जा कैसे हमारी कार्य करने की क्षमता का मापक है। जैसे कि हम छोटे बच्चों को देख के बोलते हैं कि इसके में उतनी ऊर्जा नहीं है, तो उसके हिसाब से हम उसके हिसाब से उसको काम बांटते हैं। जैसे छोटों के लिए अलग काम, बड़ों के लिए अलग काम, यंगर के लिए और अलग काम, और उससे ज़्यादा यंगर के लिए अलग काम। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उन सभी के शरीर में उनके हिसाब से, उनके उम्र के हिसाब से क्या होती, ऊर्जा बटी हुई होती है। सबकी उम्र के हिसाब से सबके में सेम एनर्जी हो वो नहीं हो सकता। जैसे एक छोटे बच्चे के में एनर्जी कम होगी, वैसे उसे थोड़े बड़े बच्चे के में एनर्जी कम होगी। बस उसको हमको क्या करना पड़ता है, मापने की ज़रूरत पड़ती है कि हमारे में एग्जैक्टली कितनी हमारी में ऊर्जा है, हम कितने हमारी अपनी ऊर्जा को यूज़ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे में ऊर्जा तो होती है, हमारे में शक्ति तो होती है उस काम को कर लेने की, लेकिन क्या होता है हम अपनी ऊर्जा को, हमारे अंदर की जो सबसे ज़रूरी जो ऊर्जा है उसको क्या करते हैं हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं, जान ही नहीं पाते कि अरे यार हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा है। हमको क्या करना पड़ता है, कोई दूसरा हमको बोलता है कि यार तुम ये काम को कर सकते हो, मतलब मोटिवेट करता है कि नहीं यू कैन डू इट, आप ये काम को कर सकते हो, आपके में उतनी ऊर्जा है। उसके बाद फिर हमारे शरीर में क्या आती है, एक ऊर्जा आ जाती है। मतलब क्या कि हमारा शरीर की जो ऊर्जा है उसका एक स्केल है जिसको हमको मापना पड़ता है। बिना मापे हम अपनी ऊर्जा का रियल जो हमारी जो शरीर में ऊर्जा है उसको हम नहीं पहचान सकते। तो ये है आपकी ऊर्जा, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा है क्या होती है कि ये बहुत एक्टिव होती है, बहुत हमको एक्टिव रखने की चीज़ है, मतलब एक्टिव रखती है हमको, ठीक है। मतलब बहुत सक्रिय रहने की या बिना थके अधिक श्रम करने की क्या है, ये क्षमता है। मतलब हमको हमारे शरीर में, जैसे कि आप जानते हैं जैसे कि अभी छुट्टियों का सीज़न चल रहा है, ठीक है। छुट्टियां हैं, घर में सभी छुट्टियां मना रहे हैं, तो आपके शरीर में क्या हो गया है, एक आलसपन भर गया है, आपके शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है, ठीक है। लेकिन वही आप अगर आईटीआई आते थे, रोज़ पढ़ाई करते थे, तो आपके शरीर में एकदम ऊर्जा एक्टिव हो गई थी। तो क्या होती है, जब उस शरीर में हमारी ऊर्जा होती है तो हम बहुत एक्टिव हो जाते हैं, एकदम सक्रिय हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होते हैं, जब हम एकदम सक्रिय हो जाते हैं तो हमारे पास बिना थके हम अत्यधिक सबसे ज़्यादा काम कर सकते हैं तब। लेकिन जब हमारे शरीर में ऊर्जा आए, और वो ऊर्जा आने के बाद हमारा शरीर क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ये थी ऊर्जा। उसके बाद देखते हैं कि ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्रकृति में स्थित होती है। मतलब क्या, सभी अलग अलग रूपों में क्या होती है, ऊर्जा स्थित होती है। अलग अलग जगहों में, अलग अलग रूपों में, पहाड़ों में, पत्तियों में, सभी चीज़ों में ऊर्जा है। ऊर्जा की वजह से ही सारी चीज़ें क्या हो पाती है, चल पाती है। गाड़ी, मोटर, वाहन, हवा, बिजली, पंखा, सारी चीज़ें एक्सेट्रा जो भी आप चीज़ें देख सकते हो, नहीं भी देख रहे हो, सारी चीज़ें क्या होती है, ऊर्जा की वजह से ही हो पाती है। बिना ऊर्जा के कोई भी बल नहीं काम करता है। सारे शारीरिक व भौतिक कार्यों के संपादन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब जो भी आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो उसके लिए क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विगत कई दशकों से रासायनिक व भौतिक सक्रियाओं के द्वारा एक वस्तु मृत पशु या पादप, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित होता है। मतलब ऊर्जा की वजह से जो हमको जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है मृत पशुओं से, वस्तुओं से, किसकी वजह से प्राप्त हो रहा है, वो भी ऊर्जा की वजह से। क्योंकि प्रकृति में ऊर्जा मिली हुई है, घुली हुई है, इसलिए वो भी क्या करती है, अपना एक कंटिन्यू वो काम को कर पा रही है, ठीक है। अगर ऊर्जा नहीं रहेगी तो हमको प्राकृतिक ईंधन भी हमको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसी की वजह से जीवाश्म ईंधन में वो क्या होती है, परिवर्तित
हो पाती है। यह सारे ऊर्जा स्रोत किसी भी देश के बहुमूल्य क्या है, संसाधन है। मतलब किसी भी देश के पास अगर ऊर्जा है तो उनके लिए बहुत बड़ा रिसोर्स है, इसी की वजह से ही उनका सारा देश का काम क्या हो पा रहा है, हो पा रहा है। इनके लिए बहुत बड़ा क्या हो जाता है, वो संसाधन बन जाता है। इसी कारण कहा जाता है कि ऊर्जा न केवल जीवन के लिए आवश्यक है अपितु आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। मतलब क्या कि ऊर्जा तो हमारे जीने के लिए है ही, ठीक है, हम जीव इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा है। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी तो हम मृत हो जाएंगे, हम बिल्कुल भी कुछ काम करने के लायक नहीं बचेंगे। लेकिन ये जो ऊर्जा है वो प्रकृति में परिवर्तन के लिए भी, आर्थिक रूप से भी क्या होता है, हमारे लिए बहुत बड़ा बहुत महत्वपूर्ण घटक है, जिसके बिना हमारा जीवन बिल्कुल भी हम सोच नहीं सकते बिना ऊर्जा के, ठीक है। तो ऊर्जा के स्रोतों को निम्नलिखित 2 वर्गों में बांटा गया है। तो कौन कौन से वर्गों में बांटा गया देखते हैं। तो ऊर्जा को दो निम्नलिखित घटकों के में बांटा गया है। पहला है नॉन इंडस्ट्रियल, अनौद्योगिक, और दूसरा है इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक। तो पहले हम देखते हैं कि नॉन इंडस्ट्रियल क्या है, मतलब अनौद्योगिक क्या है, ठीक है। तो अनौद्योगिक मतलब जिस ईंधन का या जिस फॉसिल फ्यूल्स का हम बड़े बड़े उद्योगों में ज़्यादातर उपयोग नहीं करते, इन सारी चीज़ों का क्या करते हैं हम, पशु ईंधन का या पादप ईंधन का हम घर में ही क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, घरेलू यूज़ ही करते हैं, इसलिए इसको नॉन इंडस्ट्रियल कहा जाता है। जैसे कि नॉन इंडस्ट्रियल में पहला है आपका पशु ईंधन, ठीक है। पशु ईंधन व पादप ईंधन मतलब पशुओं के द्वारा जो मिलने वाला ईंधन, आप सभी को पता होगा, जैसे गोबर से आपका वो बनता है, छेना बनता है। उनके मृत हो जाने के बाद वो मिट्टी में जब बहुत करोड़ों वर्षों से जब वो घुली रहती है तो उससे फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। पादप ईंधन से जो बहुत टाइम तक आपके पेड़ पौधे बहुत सदी तक वो दबे रहते हैं मिट्टियों में, तो फिर क्या होता है, वो हमको लकड़ी के रूप में, वो हमको कोयले के रूप में हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि लकड़ी है, कृषि अपशिष्ट है, पशु ईंधन में यही सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर प्राकृतिक रूप से भी हमको मिलता है जो पशु ईंधन, वो पादप ईंधन है, जैसे कि कोयला है, यूरेनियम है। ये सारी चीज़ें किस में आती है, नॉन इंडस्ट्रियल में आती है। सारी चीज़ें जो हमको पशुओं के द्वारा ईंधन प्राप्त होता है और वो पादपों के द्वारा जो ईंधन हमको प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा देखते हैं हमारा इंडस्ट्रियल में, मतलब औद्योगिक में, जो हम उद्योगों के लिए क्योंकि ऑब्वियसली भाई उद्योग मतलब बहुत बड़े बड़े चीज़ों, बहुत बड़े कारखानों के लिए क्या होती है, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कम ऊर्जा में तो वो लोग काम नहीं चल सकता, उनको क्या होती है, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इंडस्ट्रियल में देखते हैं कि औद्योगिक में, औद्योगिक मतलब क्या है, उद्योगों को जो इंडस्ट्रियल है उसको 2 रूपों में बांटा गया है, पारंपरिक स्रोत और अपारंपरिक स्रोत। मतलब पारंपरिक स्रोत मतलब ट्रेडिशनल होता है और अपारंपरिक स्रोत मतलब नॉन ट्रेडिशनल होता है। ट्रेडिशनल मतलब क्या, जैसे कि पहले तो बिजली कुछ नहीं था हमारे पास, ठीक है, कोई चीज़ें नहीं थी, तो हम परंपरागत जिस स्रोतों का, जिस ऊर्जा का यूज़ करते आ रहे हैं पिछले समय से, उसको क्या कहते हैं, पारंपरिक स्रोत बोलते हैं। जैसे कि इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि कोई भी त्यौहार अगर आता है, शादी ब्याह होती है, वो सारी किसकी वजह से, वो सारे जो होते हैं वो पारंपरिक स्रोत, पारंपरिक ट्रेडिशनल होते हैं। मतलब क्या, ये पिछले समय से चलते आ रहा है, उसी रूप में वो हमको उसी रूप में हम उसको क्या कर रहे हैं, फॉलो करते जा रहे हैं। मतलब क्या, हमारी परंपरा है कि हमको दीपावली को 5 दिन मनाना है तो 5 दिन ही मनाना है। ये क्या है, एक ट्रेडिशनल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो वही ट्रेडिशनल में हमारा क्या क्या आता है, तेल है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है। ये सारी चीज़ें क्या है, ट्रेडिशनल है, जो हम पहले से करते आ रहे हैं या पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। तो ये है आपका ट्रेडिशनल स्रोत। उसके बाद फिर आपका आता है नॉन ट्रेडिशनल स्रोत, मतलब अपारंपरिक स्रोत, जिसको हम यूज़ तो कर रहे हैं बट उतना पिछले समय से नहीं करते आ रहे थे, या तो उसका यूज़ किसी को आ नहीं रहा था। तो उसमें आता है आपका सौर ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि, ठीक है। ये आपका अपारंपरिक स्रोत है, मतलब नॉन ट्रेडिशनल स्रोत है। आप सभी तो जानते होंगे कि तेल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस सारे कहाँ से मिलता है, लेकिन हम इसके बारे में देखते हैं, नॉन ट्रेडिशनल स्रोत के बारे में, कि जो सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, वो हमको कैसे रूप में, किस रूप में इससे हम क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा से कैसे ऊर्जा प्राप्त करेंगे, भूतापीय ऊर्जा से कैसे ऊर्जा प्राप्त करेंगे, पवन ऊर्जा से कैसे ऊर्जा प्राप्त करेंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल स्रोत। उसके बाद फिर देखते हैं हम सौर ऊर्जा के बारे में, कि सौर ऊर्जा होता क्या है, ठीक है। तो ये आपका सौर ऊर्जा, आप देख सकते हैं कि सौर ऊर्जा, सभी सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि सौर ऊर्जा होता क्या है। जो ऊर्जा हम धूप के किरणों से प्राप्त करते हैं उसी को क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि धूप की किरणों से प्राप्त की हुई ऊर्जा, मतलब जिसको सरल शब्दों में देखते हैं कि सोलर एनर्जी, उसी को क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी बोलते हैं, जिसे हम धूप की किरणों से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सोलर एनर्जी के बारे में और डिटेल। तो आपका जो सोलर एनर्जी है वो क्या है, सोलर एनर्जी एक अपारंपरिक स्रोत है, मतलब कि नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी है, जिसका हम यूज़ अभी अभी करना चालू किए हैं। वो बहुत पहले से चालू नहीं है, जो पारंपरिक स्रोत जैसे बोल सकते हैं वैसा नहीं है। ये क्या है, एक अपारंपरिक स्रोत है, मतलब नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी है। यह सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है, जो पहले भी आपको बता चुकी हूँ मैं। सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। सूर्य से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा अत्यधिक तापक्रम पर घटित होने वाली नाभिकीय प्रक्रिया के कारण होती है। मतलब कि सूर्य की किरणों से जो बहुत अत्यधिक किरणें जो होती है, अत्यधिक तापक्रम होती है, जो नाभिकीय प्रक्रिया के कारण क्या होती है, विघटित होती है, उसी से क्या होता है, सोलर एनर्जी प्राप्त होती है। जैसे कि देखते हैं कि ग्रीस के जो गणितज्ञ आर्किडिज्म जो थे, ग्रीस के जो गणितज्ञ आर्किडिज्म जो थे, आर्किडिज्म को सबसे पहले सोलर एनर्जी के उपयोग का श्रेय दिया गया था। मतलब जो आर्किडिज्म थे उन्होंने सबसे पहले सोलर एनर्जी का यूज़ किया था। तो इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे कि जो सोलर एनर्जी का सबसे पहले यूज़ किसने किया था, या किसके द्वारा हमें सोलर एनर्जी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, तो उनका नाम है आर्किडिज्म। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आर्किडिज्म ने 2012 बीसी में अपने सौर संग्रहों से रोमन सैनिकों को जला देने के लिए उन पर सूर्य के प्रकाश का बहुत संक्षिप्त बम फेंका था। अब ये आपके में डाउट आएगा कि जो 212 बीसी, मतलब बीसी मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मतलब बीसी मतलब मैं बता दूं, बिफोर क्रिस्ट होता है, बिफोर क्रिस्ट। आप इसको लिख सकते हैं कि बीसी मतलब क्या होता है। बीसी मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट मतलब होता है बीसी मतलब ईसा पूर्व, मतलब 212 ईसा पूर्व जो आर्किडिज्म थे उन्होंने क्या किया था, अपने सौर संग्रहों से क्या किया था, रोमन के सैनिकों को एक बम बनाया था। किसकी वजह से, किसकी मदद से, सोलर एनर्जी की वजह से, धूप की किरणों की मदद से उन्होंने एक ऐसा बम बनाया था जिससे उन्होंने अपने सैनिकों की तरफ हमले के लिए यूज़ किया था। एक बम बनाया था सोलर एनर्जी की सहायता से। ठीक है, सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिसके उत्पादन तथा उपयोग में ना तो कोई ईंधन खर्च होता है, ना ही इससे किसी प्रकार का प्रदूषण फैलता है। ऑब्वियसली भाई, वो तो जो ऊर्जा मतलब सूरज से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है वो हमारे लिए प्राकृतिक रूप में, तो कोई प्रदूषण तो फैलने से फैलता नहीं है। तथा यह ऊर्जा विश्व के सभी भागों में उपलब्ध है। मतलब ऐसा कोई भी कोना नहीं होगा जो धूप की किरणों से, प्रकाश से अछूता होगा। हर जगह पे, ब्रह्मांड की सारी जगह पे धूप की किरणें सौर ऊर्जा हमको प्राप्त होती ही है। ठीक है, इसी को बोला गया है कि यह ऊर्जा विश्व के सभी भागों में उपलब्ध होती है। यह ऊर्जा फोटोसिंथेसिस तथा ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी पर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी सहायता करती है। मतलब कि जो आपके जो जीव जंतु है उनके में भी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस बनाने में, वो ग्रीन हाउस की जो साइकिल होती है उसको चलाने में क्या होती है, धूप की किरणें हैं, जो प्रकाश की किरणें हैं, वो क्या करती है, मदद करती हैं। ठीक है, तो सौर ऊर्जा से यह अनुमान लगाया गया है कि सूर्य द्वारा पृथ्वी पर भेजी जा रही ऊर्जा संपूर्ण विश्व की ऊर्जा की कुल आवश्यकताओं का लगभग 3100 गुना है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि यदि सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाए तो ऊर्जा के भंडार कभी समाप्त नहीं होंगे तथा प्रदूषण की समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। पारंपरिक ईंधनों में सीमित भंडार होने के कारण सौर ऊर्जा व अन्य पारंपरिक ऊर्जा के संसाधनों पर अधिक से अधिक निर्भर रहना पड़ेगा। मतलब कि क्या बोला जा रहा है कि अगर हम सौर ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करना लगे तो हमारी एक तो बिजली की बचत होगी, हमारा प्रदूषण नहीं फैलेगा, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, वो धीरे धीरे करके क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो उनके वो भी ख़त्म नहीं होंगे, वो भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रहेंगे। ठीक है, और प्रदूषण, सबसे पहला प्रदूषण, कोई भी अगर हम लोग ईंधन से यूज़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, कोयले से धुआं होता है, सारी चीज़ों से। बट सौर ऊर्जा ऐसी है कि इससे ना तो प्रदूषण फैलता है ना ही कुछ, आपको ये इसमें कोई ज़्यादा लागत भी नहीं लग रहा है। ठीक है, जैसे बाकी सारे ईंधनों में लागत लगते हैं,
लागत लगते हैं, वैसे ही लेकिन सोलर एनर्जी में लागत नहीं लगता है। तो देखते हैं कि इसकी विधियाँ क्या है। मेथड ऑफ ऑब्टेन एनर्जी ऑफ सन, मतलब सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने की विधियाँ, कि सूर्य से ऊर्जा कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसकी विधियाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है प्रकाशीय रसायन विधि, कि प्रकाशीय रसायन विधि से हम कैसे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं इसके बारे में, प्रकाशीय रसायन विधि के बारे में। इस विधि से सूर्य का प्रकाश रसायन ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। संपूर्ण वनस्पति प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा ही क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 व जल को मिलाकर शर्करा व कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। यह पदार्थ नाइट्रोजन तथा अन्य पदार्थों से मिलकर संपूर्ण विश्व के लिए भोजन एवं विभिन्न प्रकार के जैविक ऊर्जा स्रोत उत्पन्न करते हैं। इस विधि की कार्य क्षमता 1% अर्थात बहुत कम होती है। मतलब प्रकाशीय रसायन विधि मतलब ऐसी विधि है जिससे क्या होता है, संपूर्ण वनस्पति तथा संश्लेषण विधि के द्वारा क्या होती है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 व जल को मिलाकर क्या होती है, शर्करा व कार्बोहाइड्रेट बनाती है तथा यह पदार्थ क्या होती है, नाइट्रोजन तथा अन्य पदार्थों के साथ संपूर्ण विश्व में भोजन का निर्माण करती है। मतलब किसी वजह से, क्लोरोफिल और CO2 की मदद से, जिससे शर्करा व कार्बोहाइड्रेट बनता है। यह है आपका प्रकाशीय रसायन विधि। उसके बाद देखते हैं कि तापीय रसायन विधि से कैसे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, और जो ये प्रकाशीय रसायन विधि है उसकी कार्य क्षमता कितनी प्रतिशत होती है, 1% अर्थात बहुत कम होती है। ठीक है, और दिखते तापीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट से कैसे सूर्य की ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तापीय प्रभाव से सूर्य की गर्मी को बहुत ऊर्जा उपयोगी यंत्र से संग्रहित कर उपयोग में लाया जा सकता है। इस उपयोग से हम खाना बना सकते हैं तथा साथ ही शीतल या गर्म करने हेतु यंत्र बना सकते हैं। मतलब कि जो शीतल व गर्म, जैसे कि आपका आता है वो माइक्रोवेव, फ्रिज, ये सारी चीज़ें क्या होती है, किससे चलती है, बिजली से चलती है। ये सारा यंत्र हम किसकी वजह से बना सके, तापीय प्रभाव से बना सकते हैं। तापीय प्रभाव से क्या होता है, सूर्य की जो गर्मी, उसकी जो ऊर्जा होती है, कोई मतलब यंत्र में, मतलब जैसे कि आप देखोगे एक किसी भी घर के छत में, जैसे मैंने एक फ़ोटो यहाँ पे लगाया हुआ है, सोलर एनर्जी में एक घर है जिसके ऊपर में ब्लू कलर की प्लेट लगी है। उसमें क्या होता है, जो सूर्य की किरणें जब पड़ती है तो उसमें क्या होती है, एनर्जी क्या करती है, सारी एनर्जी अब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, पूरी जो एनर्जी रहती है ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे आप बिजली का भी यूज़ कर सकते हो, फ्रिज, कूलर, लाइट वगैरह जो भी आपको यूज़ करना है, आप सारी चीज़ें इससे क्या कर सकते हो, उपयोग में ला सकते हो। उसी के ही बोला जा रहा है तापीय प्रभाव, जिससे क्या होता है, किसी यंत्र में ऊर्जा क्या होती है, संग्रहित होकर रह जाती है। ठीक है, यह है आपका तापीय प्रभाव। उसके बाद तीसरा है प्रकाश वोल्टी तकनीक। प्रकाश वोल्टी तकनीक देखते हैं। इस विधि द्वारा सूर्य की किरणों को सीधे ही बिजली में परिवर्तित किया जाता है। इस उत्पन्न बिजली को फिर अन्य आवश्यकताओं में काम में लिया जा सकता है। इस तकनीक से सौर सेल काम में आता है। मतलब शेल देखिए आप लोग, शेल कैसे रहता है शेल, उसमें क्या रहती है, पहले से एनर्जी ऑब्जर्व रहती, भरी रहती है, इसीलिए वो कितने महीनों चल जाता है, 2 महीने 3 महीना क्या करता है, चल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या रहता है, एक एनर्जी रहती है, जिससे हम अपनी चीज़ों को, रिमोट वाली चीज़ों को क्या कर सकते हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वैसी प्रकाशीय वोल्टिक तकनीक है जो किसी सौर सेल्स में काम आ सकती है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा कि जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा हेतु उपयोगी पदार्थ। मतलब सौर ऊर्जा से प्राप्त, अगर कोई चीज़ को हमको प्राप्त करना है तो उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ों का उपयोग लगेगा, तो वो देखते हैं हम लोग कि किस किस चीज़ों से हम सौर ऊर्जा का उपयोगी पदार्थ बना सकते हैं, क्या क्या उसके उपयोगी पदार्थ है जो हमको यूज़ होंगे। ठीक है, तो सौर ऊर्जा के उपयोगी पदार्थ में देखते हैं कि सौर ऊर्जा प्रणाली में उपयोग में आने वाली उपकरणों को 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है। इन उपकरणों के अंतर्गत ऊर्जा का संग्रहण, ऊर्जा का चालन एवं ऊर्जा का संरक्षण करने वाले संयंत्र आ जाते हैं। मतलब क्या, ऊर्जा को जो संग्रहित करके रखते हैं, ऊर्जा को संचय करके रखते हैं, ऊर्जा को क्या करते हैं, सुरक्षित करके रखते हैं। ये सारी चीज़ें क्या आती है, सौर ऊर्जा के उपयोगी पदार्थ में आती है। जैसे कि पारदर्शी पदार्थ, ऊष्मा के कुचालक और ऊष्मा के सुचालक व अर्धचालक, विशेष प्रकार के विलय, ये सारी चीज़ें किस में आती है, आपके सौर ऊर्जा के उपयोगी पदार्थ में आती है। कि जो भी पदार्थ आपको जो उपयोगी लगते हैं, ठीक है, उनमें सभी, मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ को करने के लिए
हमको उसकी ज़रूरत पड़ती है। सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमको उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी चीज़ों की? पारदर्शी पदार्थ की, ऊष्मा के कुचालक की, हीट इंसुलेटर की, ऊष्मा के सुचालक और अर्धचालक की, विशेष प्रकार के विलय की, इन सारी चीज़ों की क्या होती है? सौर ऊर्जा में उपयोगी पदार्थ, मतलब ये सारी चीज़ें हमको ज़रूरी होती है, यूज़फुल होती है। इसके बिना हम सौर ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है आप लोगों का, ये तो हो गया सौर ऊर्जा। आपको इसके बारे में होप सो समझ में आया होगा अच्छे से। तो ये आपका सौर ऊर्जा। उसके बाद फिर हम देखते हैं पवन ऊर्जा के बारे में, कि पवन ऊर्जा से मतलब वायु से हम कैसे प्रकार से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम वाइंड एनर्जी भी बोलते हैं, विंड एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो पवन ऊर्जा के बारे में देखते हैं कि पवन ऊर्जा होता क्या है। ठीक है, पवन ऊर्जा, पवन शक्ति से अर्थ है कि पवन ऊर्जा को अन्य उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करना। मतलब कि अगर वायु बहुत तेज है तो उसको क्या करना, हम किसी चीज़ से क्या करते हैं, उसको परिवर्तित करते हैं। ठीक है, चेंज करते हैं। ठीक है, पवन ऊर्जा परिवर्तन के सिद्धांत पर ही कई महत्वपूर्ण यंत्र कार्य करते हैं, जैसे पवन टरबाइन बिजली उत्पन्न करने में प्रयोग ली जाती है। पवन मिल यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करने में वह पवन पंप जल की पंपिंग व निकासी में सहायक होती है। पवन ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा के विकल्प के तौर पर अत्यधिक प्रभावी स्रोत हैं, क्योंकि यह बहुलता में पाया जाने वाला स्वच्छ व प्रदूषण न फैलाने वाला स्रोत है। मतलब जो पवन ऊर्जा है वो क्या होती, बहुत अत्यधिक मात्रा में हमको प्राप्त होती है, और वो क्या होती, प्रदूषण नहीं फैलाती। ठीक है, पृथ्वी पर बहने वाली वायु में लगभग 27,000 मेगावाट ऊर्जा होती है, जिसका उपयोग पवन चक्कियों द्वारा किया जा सकता है। इसे पवन मशीन भी कहते हैं। ठीक है, जो पवन जो चलती है, वायु जो है, उससे हम ऊर्जा किस रूप में प्राप्त कर सकते हैं? जो पवन चक्की होती है, जो पवन चक्की जो आप लोगों ने देखा होगा, उससे क्या कर सकते हैं, हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे पृथ्वी पर बहने वाली जो वायु होती है, उससे हम कितना मेगावाट बिजली प्राप्त कर सकते हैं? 27,000 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, तो देखते हैं कि पवन मशीन मतलब वाइंड मशीन में किस किस रूप में, कैसे टाइप का हम उसको एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पवन मशीन के बारे में। ये जो पवन मशीन होती है, मुख्यतः उसको 2 रूपों में बांटा गया है, जैसे कि क्षैतिज मशीन व ऊर्ध्वाधर मशीन, मतलब हॉरिजॉन्टल वाइंड मशीन और वर्टिकल वाइंड मशीन। तो हॉरिजॉन्टल वाइंड मशीन के बारे में देखते हैं कि क्षैतिज मशीन के द्वारा कैसे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो क्षैतिज पवन मशीन के ब्लेड क्षैतिज अक्ष पर ऊर्ध्वाधर समतल में घूमते हैं। इसी अक्ष पर एक सिरे पर रोटर ब्लेड लगे होते हैं तथा दूसरे सिरे पर दिशा दर्शक वेन लगा होता है। दिशा दर्शक की सहायता से यह मशीन सरलता से हवा की दिशा में घूम जाती है। मतलब क्षैतिज दिशा में क्या होती है, एक टरबाइन लगा रहता है, रोटर ब्लेड लगा रहता है, जिससे क्षैतिज पवन जब मतलब क्षैतिज तरफ से क्षैतिज रूप में जब पवन चलेगी तो क्षैतिज दिशा में रोटेट होती जाएगी। जो ब्लेड लगा रहता है पवन चक्की में, जो ब्लेड लगा रहता है वो क्षैतिज रूट से क्या होगी, उसी तरफ में रोटेट होती जाएगी। ठीक है, उसी को बोल रहे क्षैतिज पवन ऊर्जा, हॉरिजॉन्टल वाइंड मशीन। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर मशीन, ऊर्ध्वाधर जब रूप से जब हवा चलेगी ऊर्ध्वाधर तरफ से, तो उसको ऊर्ध्वाधर मशीन के बारे में देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर पवन मशीन में घूमने वाले ब्लेड हमेशा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर घूमते हैं। इसकी घूर्णन दिशा दर्शक हमेशा घूर्णन क्षण में समानांतर घूमता है। इस मशीन के वायु की दिशा का कोई महत्व नहीं है। मतलब कि अगर इस दिशा में, अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में घूमने वाला जो ब्लेड है हमेशा क्या होती है, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर घूमते हैं। इसकी घूर्णन दिशा क्या होती है, दर्शक हमेशा घूर्णन क्षण की समानांतर घूमता है। इस मशीन की वायु की दिशा का कोई महत्व उतना ज़्यादा नहीं है। तथा इसको भी क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है कि पहला है आपका सेवेनियस रोटर और दूसरा है डेरिसियस रोटर। ठीक है, तो ये जो ऊर्ध्वाधर पवन मशीन को क्या किया, 2 भागों में बांटा गया, सेवेनियस रोटर और डेरिसियस रोटर, डेरिसियस रोटर। उसके बाद फिर देखते हैं कि हमारा पवन ऊर्जा से हमको क्या लाभ होता है। पवन ऊर्जा के लाभ देखते हैं हम
कि इससे हमारा जो जो भी हमको यूज़फुल होता है, हमको क्या क्या यूज़ होता है, इसके क्या क्या एडवांटेज है, ये सारी चीज़ देखते हैं कि पवन ऊर्जा के एडवांटेज क्या क्या हैं। तो पवन ऊर्जा के एडवांटेज देखते हैं हम। पवन ऊर्जा का एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, मतलब कि हमको एक साफ ऊर्जा प्राप्त होती है। पवन ऊर्जा एक सस्ता नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है, मतलब कि इसमें कोई ज़्यादा लागत नहीं लगता है पवन ऊर्जा के उपयोग करने से, ठीक है। पवन ऊर्जा के कारण हरितगृह, अम्लीय वर्षा आदि प्रदूषण उत्पन्न नहीं होते। मतलब कि जो पवन ऊर्जा है उससे क्या होता है, अम्लीय वर्षा व प्रदूषण नहीं फैलता है, ठीक है। किसकी वजह से? पवन ऊर्जा की वजह से। पवन टरबाइनों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है, क्योंकि वहाँ सर्वोत्तम पवन क्षेत्र होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार उपलब्ध होते हैं व गांव का आर्थिक विकास होता है। मतलब कि गांव में क्या होता है, देखा होगा आप लोगों ने कि शहर में तो ऐसी जगह बचती नहीं है। शहर में तो इतने लोग हो जाते हैं कि सारी जगह घर, मकान, यही सारी चीज़ें दिखती। तो गाँव में क्या होती है, पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे होते हैं और पर्याप्त मात्रा में पवन चक्की के लिए एक जगह मिल जाता है, जिससे क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार भी मिल जाता है, उनका विकास भी हो जाता है पवन चक्की के ऊर्जा के स्रोत से, ठीक है। पवन ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन की आवश्यकता नहीं होती। मतलब पवन से प्राप्त करने के लिए ऊर्जा जो भी लगती है, उसमें किसी भी प्रकार का ईंधन हमको नहीं लगता है, ठीक है। जो था आपका एडवांटेज ऑफ वाइंड एनर्जी। उसके बाद देखते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है। किसी भी चीज़ का अगर एडवांटेज है तो उसका ऑब्वियसली डिसएडवांटेज होता ही है। तो देखते हैं पवन ऊर्जा की हानियाँ क्या है। पवन ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा ज़्यादा महंगा होता है। हालांकि पवन ऊर्जा के मूल्य पिछले 10 साल में काफ़ी कम हो गया है, परंतु इस तकनीक में आरंभिक लागत काफ़ी अधिक होता है। मतलब कि जो पवन चक्की जो होता है, पवन चक्की को लगाने में क्या होती है, बहुत लागत लगती है, महंगा होता है वो, ये बोला जा रहा है, ठीक है। उसकी एक हानियाँ ये है। उसके बाद फिर दूसरा है, पवन ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा लाभ यह है कि पवन हमेशा एक समान नहीं बहती है, यह कभी अधिक तो कभी अल्प होती है, इसलिए विद्युत निर्माण की प्रक्रिया में निरंतर नहीं हो पाता है। मतलब आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि जरूरी है क्या हमेशा तेज हवा ही चले, कभी कभी इतनी धीमी हवा चलती है जिससे क्या होता है, हम अधिकतर करके बिजली का हम उत्पादन नहीं कर पाते। कभी कभी बिजली का उत्पादन होना बंद हो जाता है, वो घूमता तो है बट उतनी तेजी से नहीं घूम पाता। और पवन चक्की से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऊर्जा का बहुत तीव्र होना या अत्यधिक होना बहुत जरूरी होता है, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, पवन ऊर्जा चक्की के थ्रू हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर कम हवा रहेगी तो हम उतना अच्छे से बिजली उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पवन ऊर्जा को संग्रहित नहीं किया जा सकता बैटरियों के अलावा, इसीलिए यह विद्युत आपूर्ति को समय पर पूरा नहीं कर पाता। मतलब क्या होता है, जो पवन चक्की रहती है उससे हम क्या करते हैं, ऊर्जा को संग्रहित नहीं कर सकते बैटरियों के अलावा। मतलब एक बैटरी वगैरह होती है जिससे हम उसको संग्रहित कर सकते हैं, बाकी ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को संग्रहित नहीं कर पाते पवन चक्की के द्वारा। पवन ऊर्जा के प्राप्ति के लिए उत्पन्न क्षेत्र अक्सर शहरों में दूर स्थित होते हैं। विद्युत की आवश्यकता सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में ही होती है, इसलिए विद्युत आपूर्ति की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता शहरों में पड़ती है, गाँव की अपेक्षा। तो ये चीज़ें क्या होती है, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है पवन ऊर्जा से हमारे पूरे शहरों में बिजली को पहुँचाना, ठीक है। ये उसका लाभ है। उसके बाद फिर देखते हैं कि पवन ऊर्जा के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ वाइंड एनर्जी, पवन ऊर्जा के अनुप्रयोग क्या क्या हैं, ठीक है। तो पवन टरबाइन जनरेटर का प्रयोग स्थान गर्म करके, ठंडा करके व घरेलू उपकरणों को चलाने में किया जा सकता है। कि किस किस चीज़ों में इसका अनुप्रयोग मतलब यूज़ किया जा सकता है, किस किस में टरबाइनों को जनरेट का प्रयोग कर गर्म करने में, ठंडा करने में, घरेलू उपकरणों को चलाने में, इन सारी चीज़ों का पवन ऊर्जा से उपयोग किया जा सकता है। दूसरा है, उच्च शक्ति की पवन टरबाइनों का प्रयोग सिंचाई पंप को चलाने, समुद्री जहाज़ों व नेविगेशन संकेतों को चलाने में या दर संकेतों, मौसम जानकारी केंद्र में उपयोगी के लिए किया जा सकता है पवन ऊर्जा का उपयोग, ठीक है। पवन शक्ति का कृषि क्षेत्र में उपयोग है, हरितगृह प्रयोग, फसल सुखाना, दूध और भोजन प्रोसेसिंग, शीतलन आदि, इन सारी चीज़ों का हम क्या कर सकते हैं, पवन ऊर्जा से हम इसका उपयोग कर सकते हैं।
ये चीज़ें से हम क्या करते हैं, पवन ऊर्जा में उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि पवन शक्ति का प्रयोग प्रौद्योगिक व प्रक्रियाओं के, जैसे कपड़ों के मिलों में संसाधित ऊष्मा, सब्जियों व वनस्पतियों को जल मुक्त करना, ब्रोमीन व क्लोरीन, कास्टिक सोडा, पॉलीस्टाइरीन आदि के उत्पादन में यूज़ होता है। किसका? वाइंड एनर्जी का हम लोग ये सारी चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये है आपका पवन ऊर्जा। उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट है आपका बायोगैस की बायोगैस क्या होता है। ठीक है, बायोगैस के बारे में देखते हैं, बायोगैस के बारे में पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं कि बायोगैस होता क्या है। तो बायोगैस एक ज्वलनशील गैसीय मिश्रण में मुख्यतः मीथेन तथा CO2 होती है। इस गैस के उत्पादन में पशुओं तथा मनुष्यों के मल मूत्र का उपयोग किया जाता है। बायोगैस कैसे उपयोग किया जा सकता है? पशुओं और मनुष्य के मल मूत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? बायोगैस का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक पाचन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा मवेशियों का गोबर, मानव मलमूत्र, अन्य जानवरों का व पक्षियों का मलमूत्र एवं कुछ प्रकार की वनस्पतियों को सड़ाने या किण्वन से ज्वलनशील मीथेन गैस एक उच्च कोटि का खाद्य दोनों ही वस्तुएं एक साथ प्राप्त की जा सकती है। इस संयंत्र में मुख्य रूप से मवेशियों का गोबर यूज़ किया जा सकता है। मतलब जो बायोगैस होता है उसमें मुख्यतः क्या किया जा सकता है, क्या करते हैं, जो गाय वगैरह रहती है उनके गोबर का ही उपयोग अधिकतर इसमें किया जाता है। अतः इसे गोबर गैस संयंत्र भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें अधिकतर करके मवेशियों का ही मलमूत्र उपयोग में लिया जाता है, इसलिए क्या कह सकते हैं, इसको गोबर गैस संयंत्र भी कहा जा सकता है। परंतु आजकल गोबर के अलावा अन्य पदार्थ भी उपयोग में लाए जा सकते हैं, इसलिए इसे अब बायोगैस संयंत्र भी कहा जा सकता है। जैसे कि आपके सड़े गले पदार्थ, जैसे कि आपके बचे हुए सब्जी, फल वगैरह क्या कर सकते हैं, जैसे वो खराब हो गया तो क्या करते हैं, हम उसको भी बायोगैस के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो बायोगैस के कुछ महत्वपूर्ण गुण देखते हैं कि बायोगैस के क्या क्या महत्वपूर्ण गुण हैं। ठीक है, तो बायोगैस का गुण है आपका, बायोगैस मिश्रण में 55 से 65% मीथेन तथा 35 से 40% CO2 होती है। बाकी अन्य गैस जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, हाइड्रोजन वाष्प होती है। ये एक महत्वपूर्ण गुण है किसका? बायोगैस मिश्रण का। ठीक है, और दूसरा इसका गैस का अपेक्षित घनत्व 0.9 होता है। इसका घनत्व ज़्यादा नहीं होता है बायोगैस का। ठीक है, इसके बाद इसे 82 अंश सेल्सियस तापमान पर तथा 4.74 मिमी दबाव पर द्रव के रूप में बदला जा सकता है। मतलब इतने दबाव में क्या कर सकते हैं, हम इसको गैस के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, जलती गैस की लौ का तापमान 650 से 750 अंश सेल्सियस होता है। मतलब कि जो बायोगैस से जो हमको ऊर्जा, जो एनर्जी जो प्राप्त होती है, जिससे हम खाना पका सकते हैं, उसका गैस का लौ भी कितना रहता है? 650 से 750 अंश सेल्सियस होता है, ज़्यादा नहीं होता है, जिससे बर्निंग की समस्या नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद ये छठवां है आपका, ताज़ा गोबर से 18 से 24% ठोस पदार्थ तथा 75 से 85% नमी होती है। मतलब कि अगर आप ताज़ा गोबर इसमें यूज़ करते हो बायोगैस में, तो उसमें क्या होता है, इतने प्रतिशत नमी प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद सातवां है, गोबर गैस प्लांट को गोबर तथा जल 1.1 से में डाला जाता है। मतलब ये 1/1 के रूप में डाला जाता है। इसके लिए सबसे उचित है pH मान 7 से 8 होना चाहिए। मतलब कि जो गोबर होता है, इसका pH मान कितना होना चाहिए? 7 से 8 होना चाहिए, जिससे हमको अत्यधिक मात्रा में गोबर गैस प्राप्त हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर बायोगैस का लाभ देखते हैं। ये तो हो गया था उसके महत्वपूर्ण करेक्टर्स, उसके गुण, जो बायोगैस से हमको गुण प्राप्त होता है वो। उसके बाद लाभ देखते हैं, एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल गैस। ठीक है, बायोगैस एक नवीनीकरण स्रोत है जो हमको नवीन रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर बायोगैस एक प्रदूषण रहित ईंधन है, क्योंकि यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जित नहीं करता है। क्या होता है, बायोगैस से हमारा जो प्रदूषण है वो प्रदूषित नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, उत्सर्जन नहीं करता है। बाकी जो चीज़ें आप यूज़ करते हो खाना बनाने के लिए, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत अधिक मात्रा में होता है। उसके बाद फिर बायोमास व बायोगैस में उच्च ऊर्जा दक्षता है। यह एक ऊर्जा मुख्य बायोमास व बायोगैस में उच्च ऊर्जा दक्षता होती है। ठीक है, यह एक
मुख्य ऊर्जा स्रोत है जो कि संपूर्ण आर्थिक विकास में मुख्य भूमिका निभा सकती है। ठीक है, ये तो था आपका एडवांटेज ऑफ बायोगैस। उसके बाद फिर देखते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ बायोगैस। ठीक है, तो इसकी हानियाँ क्या है? ये एक धीमा व समय लेने वाला प्रक्रिया है, क्योंकि देखो भाई, जानवरों के मल मूत्र से और ख़राब चीज़ों से क्या करते हैं, हम इसको बनाते हैं, तो इसमें क्या रहता है, बहुत लंबा प्रोसेस लगता है। ये एक दिन में प्राप्त होने वाली चीज़ तो है नहीं कि आपको आज डाले गोबर और आपको कल आपको उससे एनर्जी मिल गई, इससे आपको एनर्जी मिल गई। इसके लिए क्या लगता है, बहुत लंबा समय लगता है, लंबा प्रोसेस लगता है। बायोगैस से कुछ आबादी तक ही आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। मतलब बायोगैस अगर आप यूज़ कर रहे हो तो एक परिवार, छोटे परिवार के लिए ही आप इसका उपयोग कर सकते हो। ज़्यादा बड़ी चीज़ों के लिए आप इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, बायोगैस संयंत्र को मकान के पास ही बनाना आवश्यक है, नहीं तो गैस पाइप लाइन में खर्च अधिक होगा, वह गैस का दबाव भी कम हो सकता है। मतलब अगर आपके घर में पर्याप्त मात्रा में जगह है या बाड़ी वगैरह कुछ है, तो आपको उस बायोगैस संयंत्र को आपके घर के समीप ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो उसका पाइपलाइन है जिससे गैस का दबाव गैस आती है, उसका क्या होता है, दबाव भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं तीसरा, एप्लीकेशन ऑफ बायोगैस। बायोगैस के अनुप्रयोग क्या क्या है। ठीक है, बायोगैस के लैंप जलाकर रोशनी प्राप्त की जा सकती है, इस चीज़ में इसका एप्लीकेशन उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा, इस गैस को रसोई गैस के रूप में उपयोग किया जा सकता है। लैंप जला सकते हैं, लाइट जला सकते हैं, और रसोई में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। बायोगैस का उपयोग कर जल खींचना, चारा कुतरना, थ्रेशर चलाना जैसे कार्य भी किए जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, बायोगैस से किए जा सकते हैं। बायोगैस से वनों की कटाव पर भी रोक लगती है तथा महिलाओं व बच्चों को जलाने वाली लकड़ी इकट्ठा करने का समय नष्ट होने से बचता है। मतलब अगर आप बायोगैस का उपयोग करते हैं, जो महिलाएं लकड़ियाँ बीनने जाती हैं, लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाती हैं, उनका समय भी क्या होता है, बचता है। गांव में गोबर तथा मलमूत्र की समाप्ति सही ढंग से होती है, इससे प्रदूषण फैलने का भय नहीं होता है। जो हम गांव में जो मलमूत्र रहते हैं, क्या होता है, हम कहीं भी जाके कर लेते हैं, या गोबर को भी हम लोग कहीं भी जाके फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है, इससे प्रदूषण नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे स्थानीय कारीगरों को रोजगार भी मिलता है। अगर आपके गांव में ही आसपास कोई लोग है, उसको क्या मिलता है, इससे रोजगार भी मिलता है बायोगैस की वजह से। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका भूतापी ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। भूतापी ऊर्जा मतलब, भूतापी मतलब क्या, जमीन से प्राप्त होने वाली, जो कि जमीन के रूप में कैसे हमको ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो भूतापी ऊर्जा के बारे में देखते हैं। भूतापी ऊर्जा वह ऊर्जा है जो पृथ्वी के अंदर जमीन की सतह से काफ़ी नीचे या गहराई से, मतलब जो बहुत नीचे, जमीन के बहुत अधिक नीचे, मतलब 1000 मीटर तक दबी हुई रहती है। इसकी केवल ऊपरी परत, जिसकी गहराई 15 किलोमीटर व 150 किलोमीटर तक है, ही केवल ठोस है। इस पिघले हुए भाग तापक्रम 3000 डिग्री सेल्सियस के लगभग, अतः सूर्य के समान यह पृथ्वी की भी ऊष्मा ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है। पृथ्वी की ऊपरी परत कुचालक होने के कारण अंदर ही गर्मी का अभाव पूरे समय नहीं हो पाता, परंतु भूपृष्ठ को कई भागों में दरार आदि को होने के कारण पृथ्वी की ऊपरी परतों को व्याप्त जल उस अंदर के ऊष्मा ऊर्जा को पाकर गर्म ऊर्जा के स्रोत या भाप के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। मतलब जो भूतापी ऊर्जा है, वो उसका क्या होता है, जो बहुत अधिक गहराई में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कितनी गहराई में, 1000 मीटर की गहराई में दबी हुई जो ऊर्जा है, उससे उसी का हम क्या करते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, वही क्या, क्योंकि उसकी जो बाकी जो परत रहती है, 15 से 150 किलोमीटर तक की जो परत रहती है, वो क्या रहती है, ठोस रहती है। उतने तक में अगर हम सोचेंगे कि ऊर्जा प्राप्त हो जाए, तो वो हमको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। जैसे कि फॉसिल्स फ्यूल जो हम समुद्री किनारों से जो प्राप्त करते हैं, वो भी क्या होता है, वो हमको ऐसी ऊपरी परतों में प्राप्त नहीं होता, वो हमको बहुत गहराई में जाकर हमको फॉसिल्स फ्यूल्स को समुद्र की गहराई से हमको उसको प्राप्त करना होता है। तो भूतापी ऊर्जा के लाभ है, भूतापी ऊर्जा की हानियां हैं, और भूतापी ऊर्जा के उपयोग। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपके पढ़ने के लिए, आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके रिलेटेड में आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे। थैंक यू।